Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 9 देखेंगे। इस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले वाले भाग में आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए 3 विधि बताया गया। पहला जो विधि है विलोपन विधि, जिसके द्वारा किस प्रकार हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करते हैं। दूसरा जो विधि बताया गया प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा जो विधि बताया गया वज्र गुणन विधि। एक और विधि होता है जिसको हम सारणी विधि कहते हैं। इन सभी विधि के द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को दिए गए प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दो चर यानी x और y का जो भी मान निकलेगा, यानी जिस भी विधि से आप करते हैं, ठीक है ना, तो x और y का जो भी मान निकलेगा सब में एक ही निकलेगा, ठीक है ना, मान में कोई अंतर आपका नहीं आता है। चलिए आज का जो हमारा प्रश्न है इस वीडियो में उसको हम देखेंगे। ये जो प्रश्न है प्रश्नावली से लिया गया है और इस प्रश्न में क्या पूछा गया है एक एक करके सभी प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यानी यहाँ पे चार प्रश्न दिए गए हैं। इन चार प्रश्नों को पहले तो आपको ये बताना है कि इसमें अद्वितीय हल कौन है, इसमें बताना है कि इसमें कोई हल नहीं है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ये 3 कंडीशन बताना है इन चारों प्रश्न में, और उसके बाद से जो भी प्रश्न अद्वितीय हल के कंडीशन में आएगा तो उसको वज्र गुणन विधि से हमको हल करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं और तीनों कंडीशन जो दिए गए हैं उसको हम सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। चलिए हम पहले प्रश्न में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो प्रश्न दिया गया है उसको यहाँ पे लिखेंगे हल। समीकरण x माइनस 3y माइनस 3 = 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 = 0। इसको हम x माइनस 3y = 3, 3x माइनस 9y = 2, इसको हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो व्यापक रूप जो होता है, व्यापक रूप a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2,
से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो A1 का मान क्या आएगा, 1 आएगा। A2 का मान क्या आएगा, 3 आएगा। B1 का मान -3, B2 का मान -9, C1 का मान 3, C2 का मान 2 आएगा। ठीक है। अब इसके बाद से जो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अद्वितीय हल है कि इसका कोई हल नहीं है या इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन का नियम आपको बताया गया है। कैसे हम इसको बताएंगे कि अद्वितीय हल है कि इसका कोई हल नहीं है कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो चलिए इन 3 कंडीशन को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है अद्वितीय हल यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब वह अद्वितीय हल होगा। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो कोई हल नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम को, एक एक कंडीशन को देखते हैं। जो अभी हमने A1, A2, B1, B2 और C1, C2 का मान निकाला है, हम एक एक कंडीशन में रखेंगे और चेक करेंगे किस कंडीशन को वह सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले हम A1 का मान लेते हैं। A1 का मान क्या है, 1 है। A2 का मान क्या है, 3 है। B1 का मान क्या है, -3 -9 है। तो यहाँ से देखेंगे 1/3, 1/3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल हो रहा है। तो इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है ना, लिखेंगे अद्वितीय हल नहीं है। ठीक है, अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। A1 का मान 1/3, A1 का मान 1 और A2 का मान 3 यानी 1/3 हो जाएगा। B1 का मान -3, B2 का मान -9, C1 का मान क्या है, 3 है, C2 का मान क्या है, 2 है। तो यहाँ से इसको देखेंगे 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 3/2। ये बराबर नहीं है, 2 आपस में बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल नहीं है। ठीक, अब तीसरा कंडीशन क्या है इसको हम देख लेते हैं। A1/A2 है तो 1/3, यही इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है जो दूसरा कंडीशन है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये इसका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह सकते हैं कोई हल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, कोई हल नहीं है। ठीक, ये समझ में आ गया आपको। ये पहला प्रश्न था। पहले प्रश्न में आपको ये बताना था, ठीक है, कि अद्वितीय हल है कि इसका कोई हल नहीं, यह इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है ना, तो यहाँ से
इस तरीके से आप इसको हम बताएंगे। जो भी दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे उसके व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे और वहाँ से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकालेंगे और उसके बाद ये तीन कंडीशन को लिख के एक एक कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। जिस कंडीशन पे सेटिस्फाई करेगा वो हाँ होगा, जिसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो नहीं होगा। अगर इसमें चार जो प्रश्न दिए गए इन चार प्रश्नों में जो प्रश्न अद्वितीय हल पाए जाते हैं उन प्रश्न को हम वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करेंगे। तो इसमें पहले प्रश्न में अद्वितीय हल नहीं पाया गया, इसलिए इस प्रश्न में हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। जो दूसरा प्रश्न है उस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। हमने पहले प्रश्न को सॉल्व करके आपको बता दिया, अब उसी तरह हम दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो हमने दूसरे प्रश्न के समीकरण को हमने लिख लिया है। पहले समीकरण को 1 मान लिया और दूसरे वाले को समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब इसके बाद से जो समीकरण नंबर 1 और 2 है तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए उसका जो व्यापक रूप होता है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से A1 बराबर 2, A2 बराबर 3, B1 बराबर 1, B2 बराबर 2, C1 बराबर 5, C2 बराबर 8 ये आपको मिलेगा। तो चलिए अब तीन कंडीशन देखते हैं। पहला है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो यहाँ से 2/3 1/2 ये बराबर नहीं है, तो यहाँ से कह सकते हैं अद्वितीय हल है। क्या है ये? अद्वितीय हल है। ठीक, जब एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर लेगा तो शेष दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसलिए हम अगले दो कंडीशन को यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जो ही पहले कंडीशन को सेटिस्फाई किया है तो आगे के दो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम दो कंडीशन को इसमें नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया गया था, इस क्वेश्चन नंबर 2 में देखा गया कि यह अद्वितीय हल है। तो प्रश्न में दिया गया था कि अद्वितीय हल पाए जाने पर उसको वज्र गुणन विधि के द्वारा उसको हल करना। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम वज्र गुणन विधि के द्वारा हल करते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे जो समीकरण आपका लिखा गया है उस समीकरण को हम 0 के बराबर लिख लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और 3x 2y - 8 = 0 इसको 4 मान लेंगे। अब यहाँ से 3 भाग आपका होगा, 3 कॉलम होगा। एक x का गुणांक होगा, एक y का गुणांक होगा, एक अचर पद का होगा। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि x अपान, जब x के नीचे हर लिखना होता है तो x के गुणांक को नहीं लिखते हैं,
y के गुणांक को लिखेंगे और उसके बाद से अचर पद को लिखेंगे। इसी तरह y के नीचे यानी हर लिखना हो तो y के गुणांक को छोड़ देते हैं और उसे क्रम में लिखते हैं। अचर के बाद से x का गुणांक लिखेंगे और अचर का लिखना होता है तो 1/2 होगा। अब इसके बाद से हम गुणा करते हैं इस प्रकार। एरो आप देख रहे हो, एरो के अनुसार से हम इसको गुणा करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम गुणा करते हैं। x अपान 8 का 1 में करेंगे तो -8 होगा, 2 का 5 में करेंगे तो 10 होगा। माइनस है, फार्मूले में माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। y बटे ये हो गया -15। ये देखिए यहाँ पे 2 है, 8 है, 16 माइनस है तो प्लस हो जाएगा 16। 1/2 दूना 4 -3। अब यहाँ से क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये 2 आएगा, 10 में से 8 जाएगा तो इसको घटाएंगे तो 1 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से x और y का मान निकालना है तो एक बार x/2 को 1 के इक्वल करेंगे और एक बार y/1 को 1 के इक्वल करेंगे तो x/2 बराबर 1। तो यहाँ से x बराबर 2, यह x का मान हो जाएगा। इसी तरीके से y/1 है बराबर 1 तो y बराबर 1 आ जाएगा, यह y का मान हो जाएगा। तो अतः यहाँ लिखेंगे x बराबर 2, y बराबर 1, ये आंसर। तो देखिए वज्र गुणन विधि के द्वारा बहुत ही आसानी पूर्वक 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। और बोर्ड की परीक्षा में अक्सर इसी मेथड से प्रश्न पूछे जाते हैं। वज्र गुणन विधि के द्वारा दिए गए 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यह आपका प्रश्न था, यह दूसरा प्रश्न था पहले क्वेश्चन का। चलिए अब तीसरे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हमारे पास तीसरा जो प्रश्न है उस प्रश्न का हमने यहाँ पे समीकरण लिख लिया है। 3x - 5y बराबर 20, इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है। 6x - 10y बराबर 40, इसको समीकरण नंबर 2 माना गया है। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हम a1 का मान निकालेंगे 3, a2 का मान 6, b1 का मान -5, b2 का मान -10, c1 का मान 20, c2 का मान 40। अब यहाँ से क्या करना है, इसके जो 3 केस हैं, फर्स्ट जो केस है a1/a2 is not equal to b1/b2, इसको देखते हैं। 3/6 -5/-10, तो यहाँ से आपका आएगा 1/2 1/2 और द्वितीय हल नहीं है क्योंकि यहाँ पे बराबर आ रहा है। केस सेकेंड देखिए, a1/a2 b1/b2
C1/C2 के लिए A1 का मान 3/6 -5/-10 20/40। तो यहाँ 1/2 1/2 1/2 सभी बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ से कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे केस में प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो इसलिए तीसरे केस में जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। तो थर्ड क्वेश्चन में हमको क्या मिला? अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर थर्ड क्वेश्चन में अगर मिला होता अद्वितीय हल है तो हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते। क्योंकि हमको सिर्फ अद्वितीय हल प्राप्त होने वाले समीकरण को ही सॉल्व करना है, इसलिए इसमें हम वज्र गुणन विधि का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, जिसमें पूछा गया है सिर्फ उसी से हम संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद से चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि समीकरण जो दिया गया हमने यहाँ पे लिख लिया है, x - 3y = क्या लिखा गया है? 7 लिखा गया है, और 3x - 3y = 15 लिखा गया है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से A1 का मान 1, A2 का मान 3, B1 का मान -3, B2 का मान -3, C1 का मान 7, C2 का मान 15, ये तो आप निकाल लेंगे। अब इसके बाद से जो 3 केस है उसमें फर्स्ट जो केस है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो हम 1/3 -3/-3, तो 1/3 = 1, यानी बराबर नहीं होगा, ये पूरा 1 हो जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे कह सकते हैं अद्वितीय हल है। जब पहले केस में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो दूसरे और तीसरे केस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना आवश्यक नहीं है। अब यहाँ पे यह अद्वितीय हल हो गया। अब यहाँ से हम इसको वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे और 2 चर जो दिए गए हैं x और y उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए दिए गए समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं और x और y का मान निकालते हैं। जो समीकरण दिया गया था उस समीकरण को हमने 0 के बराबर कर लिया और 3 और 4 मान लिया। अब यहाँ पे वज्र गुणन विधि का प्रयोग करेंगे तो इसमें 3 कॉलम होता है, एक x का गुणांक होता है, एक y का गुणांक होता है, एक अचर पद का होता है। तो जब x का हर लिखते हैं तो x के गुणांक को हम छोड़ देते हैं और y के गुणांक को हम यहाँ पे लिख लेंगे। और y का जब हम हर लिखेंगे तो y के गुणांक को छोड़ देंगे
उसके बाद से अचर पद और उसके बाद से x का गुणांक हम यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से इस प्रकार एरो बना लेंगे और इसके बाद से हम गुणा करेंगे। 15 तिया 45 माइनस माइनस प्लस 7 त्रिका 21 माइनस 21 हो जाएगा y अपान 7 त्रिका 21 प्लस 15 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 9 3 त्रिका 9 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। x अपान इसको घटा देंगे 15 में से 1 जाएगा तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 y अपान इसको घटाएंगे तो माइनस 6 आएगा, इसको घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको एक बार इसको इक्वल के करेंगे। x अपान 24 1 अपान 6 फिर ये गुणा करेंगे 6x 24 x बराबर 24/6 यानी x बराबर 4 और एक बार इसको हम इक्वल करते हैं। y अपान माइनस 6 1 अपान 6 6y अपान माइनस 6 तो y बराबर माइनस 6 अपान 6 माइनस 1 y बराबर माइनस 1 अतः x बराबर 4 y बराबर माइनस 1 यह आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से पहले प्रश्न में 4 क्वेश्चन दिए गए थे और चारों क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब इसके बाद से इसका अगला प्रश्न हम देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, अगला प्रश्न क्या होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है दिया गया है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे a और b का मान निकालना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कंडीशन दिया गया है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले तो हम समीकरण जो दिया गया है उसको लिखेंगे। 2x + 3y = 7 दिया है। a - bx a + by 3a + b - 2 इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 से तुलना करने पर, ठीक है ना, तुलना करने पर तो a1 का मान 2, a2 का मान a - b, b1 का मान 3, b2 का मान a + b, c1 का मान 7, c2 का मान 3a + b - 2। ठीक है। अब जो कंडीशन दिया गया है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ पे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो कंडीशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हम लिख लेंगे। और अभी a1 a2 b1 b2 c1 c2 का जो मान निकाला गया है उसको इसमें रख लेंगे। जैसे a1 का मान 2, a2 का मान a - b, b1 का मान आपका क्या है 3 है, b2 का मान a + b है, c1 का मान 7, c2 का मान 3a +
बी माइनस टू है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें दो भाग में इसको कंपेरिजन करेंगे। 2/a माइनस बी का 7/3a प्लस बी माइनस टू से, और दूसरे भाग में 3/a प्लस बी का 7/3a प्लस बी माइनस टू से। तो इसमें पहले भाग का यहाँ पर कंपेरिजन किया गया है। 2/a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस टू। अब इसका हम 3 गुणा कर लिए हैं, तो 2 का गुणा इसमें किए हैं, तो 2 3 6a 2b प्लस 2 दूना 4 माइनस 4 हो गया है। अब 7 का गुणा इसमें किए हैं, 7a माइनस 7b हो गया है। अब अचर और चर पद को एक साथ किया गया है, तो 6a और माइनस जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2b लिखा है, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसको अब घटा देंगे, समान क्वांटिटी के समान राशि के लाइक टर्म्स हैं, तो इसको घटा देंगे, उसके साइन के अनुसार घटाएंगे, जोड़ेंगे। इसको घटाएंगे तो -a होगा, इसको जोड़ेंगे तो 9b होगा बराबर 4। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब इसके बाद से दूसरा जो भाग है उसको हम कंपेरिजन करेंगे, तो 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस टू होगा। अब इसको भी हम 3 गुणा करेंगे, तो 3 3 का 9a प्लस 3b माइनस 3 दूना 6, यह 7a प्लस 7b हो जाएगा। अब यहाँ से इसमें भी चर और अचर पद को एक साथ लेना है, तो 9a दिया है, ये इधर आएगा तो -7a हो जाएगा। 3b दिया है, ये इधर आएगा तो -7b हो जाएगा, और 6 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, 9 में से आ जाएगा तो 2a हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो -4b बराबर 6 हो जाएगा। 2 कॉमन है, 2 से हमने भाग कर दिया है, तो यह आपका एक समीकरण मिलेगा, इसको हम 4 मान लेंगे। अब समीकरण नंबर 3 और 4 में देखेंगे कि जो a के गुणांक हैं बराबर हैं, तो इसलिए और दोनों का साइन डिफरेंट है, इसलिए समीकरण को जोड़ लेंगे। समीकरण नंबर 3 और प्लस समीकरण 4 करने पर तो जोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए जोड़ा गया है, -a प्लस 9b बराबर 4 और a माइनस 2b बराबर 3। ये समीकरण नंबर 3 है और समीकरण नंबर ये 4 है, तो ये कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे 7b आएगा, ये जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा। b का जो गुणांक है उसे भाग कर देंगे तो b बराबर 1 आ जाएगा। ये जो b का मान जो आया हुआ है समीकरण नंबर 3 और 4 किसी एक में रख देंगे तो आपका a का मान निकल जाएगा। तो हमने b का मान समीकरण 3 में रखने पर यानी 3 में रखे हैं, तो -a प्लस 3 आपका ये है 9, ये 9 है, गुणे 1, b का मान 1 है बराबर 4, तो -a प्लस 9 बराबर 4, तो -a बराबर 4 माइनस 9। अब इसमें से घटा देंगे तो आपका -5 आ जाएगा, ये भी माइनस से कट जाएगा तो ये बराबर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप a और b का मान निकालें, a बराबर 5 और b बराबर 1। ठीक है, यही मान पूछा जा रहा था a और b का। a और b का क्या पूछा जा रहा था, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक जो समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, 2/a 5 माइनस 1, ठीक है, 3/5 प्लस 1, a और b का मान इसमें रखा जा रहा है 7/3 गुणे 5 1 माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे 2/4 3/6 7/5 15 और 1 16, 16 में से 4 2 जाएगा तो 14। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा आपका 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा,
और ये भी 1/2 आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तीनों का मान जो है 3 भाग जो 3 कॉलम बनता है वह मान आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो दिए गए हैं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया।